नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही है और ये हमारी सीरीज़ में कौन सा पार्ट है? क्लास 5 है। हम लोग पूरा विज्ञान का क्वेश्चन देख रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू। सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो सीजीपीएससी में आए हो या सीजी व्यापम में आए हो, सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे विज्ञान की क्लास में सॉल्व कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है इस विज्ञान की क्लास में वो है क्या? ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। इससे पहले हमने बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। जैसे हमने लाइट कंप्लीट कर लिया है, हमने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया है, और हमने बहुत सारी और टॉपिक कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, ज़रूर देखिए। मैं सारा सीजीपीएससी और सारा सीजी व्यापम का जितने भी साइंस में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं क्लास में सॉल्व किया हूँ और क्लास में उस सब चीज़ को समझाया हूँ। हम लोग क्यों ये विज्ञान की क्लास पढ़ रहे हैं कि आपको पता है बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। जैसे कौन से एग्ज़ाम? एक है हमारा क्या एग्ज़ाम? एसआई का एग्ज़ाम। एसआई के एग्ज़ाम में भी क्या आने वाला है आपका साइंस आने वाला है। कितने नंबर का एसआई के एग्ज़ाम में साइंस आने वाला है आपका? एसआई के एग्ज़ाम में आपका 5 की 6 क्वेश्चन किससे आता है? आपका साइंस से ही आता है। प्रयोगशाला परिचारक में इसमें भी आपका तो 60 नंबर का ही पूरा साइंस आता है। प्रयोगशाला परिचारक में आप सिर्फ साइंस ही पढ़ के चल जाएंगे तो आपका प्रयोगशाला परिचारक हो जाएगा। ठीक है। अब सीजीपीएससी में हर साल 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। मतलब अगर आप देखिएगा तो लगभग 10 क्वेश्चन किसके रहते हैं? साइंस के रहते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन साइंस में रहते हैं। और आप रेलवे के कोई भी एग्जाम भरे हैं, चाहे रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का आप एनटीपीसी भरे होंगे, तो उसमें तो पूरा 40 नंबर का ही आपका साइंस आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारा जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम का गुरुत्वाकर्षण से लेके न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चंस है, उसको मैं लेके आया हूँ। और सिर्फ सीजीपीएससी या सीजी व्यापम का नहीं, आपका कभी एमपीपीएससी या झारखंड पीएससी में अगर वो एग्ज़ाम हुआ है और उसमें साइंस पूछा है तो मैं वो सब न्यूमेरिकल्स भी साइंस के लेकर आया हूँ, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए ग्रेविटेशन का। अगर आपको पूरी क्लास ग्रेविटेशन की लेनी है तो ऐप में जाइए, सीजीपीएससी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे साइंस की पूरी क्लास है। आप ग्रेविटेशन को अगर आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में गुरुत्वाकर्षण की पूरी क्लास है। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लास है। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आप क्लास देखेंगे वहाँ पे और आपको कोई भी डाउट है तो वहाँ पे ऑप्शन है आपको क्वेश्चन पूछने का। वहाँ पे मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? एक दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में कितना समय लगता है? What is the time taken by an oscillator to complete one amplitude? अब ये क्या होता है? ऑसिलेटर टाइम पूछ रहा है ना। पहले हम लोग समझते हैं कि आपका जो ये दोलक, ये ऑसिलेटर क्या होता है। समझ लीजिए, ये आपका एक पेंडुलम है। पेंडुलम क्या होता है? अगर आप पेंडुलम भी नहीं जानते हैं तो एक सिंपल सा चीज़ देखिए, एक आप रस्सी लिए हैं, रस्सी में आप एक गोल सा पत्थर ऐसे लटका दिए हैं। आप क्या किए, आप इस रस्सी को ऐसे उठाए और छोड़ दिए। क्या किए, आप इस रस्सी को यहाँ पे ऐसे उठाए, अब छोड़ दिए। अब रस्सी क्या जाएगा, अब क्या जाएगा, अगर आप छोड़ेंगे तो ये ऐसे 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 होते हुए इधर जाएगा। फिर क्या होगा, ये ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। पहले यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक दोलक द्वारा एक आयाम करने पर एक एम्पलीट्यूड क्या होगा? समझ लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ गया, फिर वापस यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। ये हुआ एक एम्पलीट्यूड। एक एम्पलीट्यूड करने पर, एक आयाम पूरा करने पर कितना समय लगता है? तो एक आयाम पूरा करने पर जो समय लगता है उसका आंसर क्या है? इसमें आयाम तो होगा नहीं, क्योंकि आयाम ही पूछ रहा है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, दूरी होगी नहीं, आवृत्ति होगी नहीं, तो क्या होगा? समय अवधि या टाइम पीरियड। इसका आंसर होगा टाइम पीरियड। ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीजीपीएससी आपका एमआई करके कुछ पेपर हुआ था 2010 में, उसका क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है आपका सीजीपीएससी एमआई में कोई पेपर हुआ था 2010 में, उसका क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, एक उपग्रह और पृथ्वी के बीच में आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल का त्वरित क्या होता है? क्या बोल रहा है? अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ सैटेलाइट एंड द अर्थ एक्सेलरेट्स। क्या होता है
क्या वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, क्या वो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, क्या वो प्लेनर फोर्स रहता है, क्या वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, कौन सा फोर्स रहता है, क्या वो केंद्रीय बल रहता है, क्या वो तनाव होता है, या वो समतलीय बल होता है, क्या होता है बताइए। आप क्या कीजिए, अगर आपको अपने आप को एनालाइज करना है तो सबसे बेस्ट चीज है आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोचिए कि क्या इसका आंसर होगा। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो अपने मन को बताइए कि अगर मैं ये एग्जाम में क्वेश्चन आता और समझ लीजिए जैसे कि आपका एसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं किसको टिक करता। इससे क्या होता है, आपकी गेस करने की पावर बढ़ती है, आपकी सोचने समझने की पावर बढ़ती है। आप ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे पर तो मारेंगे नहीं, आप कुछ लॉजिक लगाओगे, कुछ अपने दिमाग में फोर्स लगाओगे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर आपका वो तुक्का सही बैठा तो आपको वो लाइफ टाइम याद हो जाता है, और अगर गलत भी बैठा तो मैं जब आपको आंसर बताऊंगा तभी भी आपको लाइफ टाइम याद होगा कि अरे यार ऐसा क्वेश्चन आया था और मैं ऐसा किया था लेकिन सर ये बताए थे। इसलिए आप हर क्वेश्चन को, जब भी एमसीक्यू लाने का मकसद ही यही है कि आप एमसीक्यू को देखिए मत, आप गाने जैसा बैठ के या पिक्चर जैसा बैठ के एमसीक्यू को देखना नहीं है। आपको हर क्वेश्चन के लिए पॉज करना है, एक बार सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा और फिर आपको जवाब देना है। चलिए, इसमें बोल रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ। समझ लीजिए सैटेलाइट या उपग्रह ये है हमारा पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों ओर क्या घूमते रहता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है ऐसे कुछ सैटेलाइट, ये चारों ओर घूमते रहता है पृथ्वी के चारों ओर। अब पृथ्वी के चारों ओर ऐसे क्या घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है। तो बोल रहा है कि कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द सेंट्रीफ्यूगल, मतलब क्या है ये अट्रैक्शन है, मतलब ये क्या है, आकर्षित बल है। देखिए ये क्या है, कुछ आकर्षित बल के बारे में पूछ रहा है। तो वो जो आकर्षित बल होता है वह होता है सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, एक ऐसा बल होता है, अभिकेंद्रीय बल आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप क्या कीजिएगा, अभिकेंद्रीय बल आपको मैं समझाता हूं, रुकिए एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। एक आप ले लीजिए ये रस्सी, और रस्सी में आप एक पत्थर ले लीजिए। अब इस पत्थर को आप अपने हाथ से गोल गोल घुमाइए, ऐसे करके आपको गोल गोल घुमाना है, गोल गोल घुमाना है। तो देखिएगा एक बल होगा ना, एक बल होगा, वो क्या करेगा, एक बल इस बाहर जाने की कोशिश करेगा और एक बल होगा जो अंदर जाने की कोशिश करेगा। और यही बल जो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है जिस कारण ये गोल 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 घूम रहा है, क्योंकि देखिए ये जो रस्सी होगी एकदम स्ट्रेट होगी, एकदम खिंचाव में होगी, एकदम खिंचाव में होगी। और ये जो खिंचाव में होगी तो ये जो बल है आपका, इसी को सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रीपिटल। मतलब ये जो सेंट्रीपिटल बल रहता है यह क्या करता है, आपका जो गोला है उसके गोला के सेंटर की ओर एक्ट करते रहता है। आपका केंद्र, आपका जो सेंटर की ओर है, आपका केंद्र, उस केंद्र की ओर, सेंटर की ओर एक्ट करता रहता है। इसके जस्ट अपोजिट एक और बल रहता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट एक और बल रहता है जो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल। आपको सेंट्रीफ्यूगल पहचाना तो क्या कीजिए, जब आप कभी अगर मिक्सी का इस्तेमाल किए होंगे, जो मिक्सी जो जिसमें चटनी उटनी पीसते हैं, तो आप देखिएगा कि जब वो गोल गोल घूमता है तो जो मिक्सी रहती है वो उसके चारों तरफ, जो आप चटनी पीस लिए तो जो आपकी चटनी रहती है वो चारों तरफ, वो जो भी चीज़ है मिक्सर के चारों ओर चिपके रहती है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब आप कभी मिक्सी में चटनी पीसे होंगे तो क्या क्या हुआ होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। समझ लीजिए ये मिक्सर है, मिक्सर में ऐसे मिक्सी में आपकी चटनी पिसा रहा है, ये गोल 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 घूम रहा है, तो आपकी जो चटनी है वो यहाँ पे चिपकी हुई रहेगी, वो यहाँ पे नहीं रहेगी। क्या हो रहा है, जब आप खुद देखिए, जब आप खुद गोल गोल घूमिएगा ना, और क्या होगा कि एक आप किसी चीज़ को गोल गोल घुमाइएगा तो एक जो फोर्स होता है वो बाहर की ओर फेंकाता है, एक बल होता है। जब आप किसी को कुछ भी चीज़ गोल गोल घूमती है तो एक बल होता है जो बाहर की ओर खिंचाती है, एक बल होती है। तो वो बल क्या होती है, वो बल होती है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसमें जो हमारा अर्थ है, हमारे जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच में जो आकर्षित बल है जिसके कारण ये गोल गोल घूम रही है, अगर ये आकर्षित बल नहीं होता तो ये गोल नहीं, ये फेंका जाती, ये इसके जो ऑर्बिट है जिसके कक्ष में, इस कक्ष में रहती नहीं, ये क्या हो जाती, फेंका जाती। तो एक बल है जो इन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है, वो क्या है,
अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट पे लिखिए कि हाँ सर मुझे ये डाउट आ रहा है, मुझे समझ नहीं आया, मैं अगले क्लास में आपको फिर से समझाऊंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन था ये वाला? क्वेश्चन का क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है झूले पर बैठे लड़के की गति है एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, वृत्ताकार गति, एक समान गति, असमान गति सॉरी, आवर्त या पीरियोडिक। स्पीड ऑफ अ बॉय सिटिंग ऑन अ स्विंग। अगर एक लड़का है, समझ लीजिए एक लड़का है, उसको आप ऐसे झूले में बैठा हुआ है, तो झूला कहाँ जाएगा? यहाँ पे एक लड़का ऐसे बैठा हुआ है, तो झूला ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये ऐसे 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 होते रहेगा। मतलब एक पाथ में, इस पाथ में कभी इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा। इस मोशन को जो एक कांस्टेंट पीरियड के बाद, मतलब एक कांस्टेंट समय के बाद, एक समय के बाद रिपीट होता है। जो गति, जो आपका मोशन है, जो क्रिया है, वह क्या हो रही है? एक समय के बाद रिपीट हो रही है। देखिए पहले इधर आ रही है, फिर इधर आ रही है, फिर इधर आ रही है, एक समय बाद क्या होता है? ये चीज बार बार हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं? इसी जो कहते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। क्या हो रहा है कि एक समय के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जैसे कि आपका वो सूर्य का उगना फिर डूबना, वो क्या हो रहा है? हर 24 घंटे के बाद ये चीज, ये जो प्रक्रिया है ये रिपीट हो रही है। तो इसको क्या कहिएगा आप? इसको कहिएगा आप पीरियोडिक मोशन। जो प्रक्रिया आपकी एक पर्टिकुलर समय के बाद बार बार वो रिपीट हो रही है, उस प्रक्रिया को क्या कहिएगा आप? पीरियोडिक मोशन। जैसे अगर आप देखिएगा हर 7 बजे मेरी क्लास आती है ये विज्ञान की, तो हर 24 घंटे के बाद 7 बजे मेरी क्लास आ रही है, तो ये क्या हो रही है? बार बार एक पीरियड के बाद आ रही है ना। तो अगर कोई मोशन है जो एक गति के बाद रिपीट हो रही है, उसको क्या कहिएगा आप? क्या कहिएगा उसको? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये सीजीपीएससी 2010 में क्वेश्चन है। क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम डैश ने दिया था? क्या है ये? क्या गैलीलियो गैलीली ने दिया था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था? नहीं। बताइए इसका आंसर बताइए कमेंट। ये तो आपका सीजीपीएससी का क्वेश्चन, तो ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए। इसका जो आंसर है वो है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने क्या दिया था? आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया है एल्बर्ट आइंस्टीन ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बहुत फेमस इनका। आइजैक न्यूटन ने क्या दिया है? क्या? बल के 3 नियम, फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन, तीन लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया है? चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया है आपका? चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दिया है। कौन सी थ्योरी दिया है? इवोल्यूशन की थ्योरी दी है चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी है। अगर ये तो अब हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में ये चीज़, ये तो आपका मैं ये वाला इस वाला जो आइजैक न्यूटन का 3 लॉ है मैं आपको अच्छे से क्लास में पढ़ाया हुआ हूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मैं आपको क्लास में पढ़ाया हुआ हूँ। अगर आप साइंस की क्लास लिए होंगे तो आप ये सब चीज़ जानते होंगे इनके बारे में, इन दोनों के बारे में। और गैलीलियो गैलीली ने क्या? द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने? गैलीलियो गैलीली ने डिस्कवर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच आकर्षक बल द्वारा परिभाषित किया जाता है? देखिए मैं क्वेश्चन ऐसा लाया हूं ना कि अगर आपने पहले पढ़ा भी नहीं है तो मैं क्वेश्चन इस तरीके का बनाया हूं कि आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही सब कुछ समझा दूं। देखिए अब गुरुत्वाकर्षण बल में पढ़ा रहा हूं, इसके बाद जैसे जैसे आपका टॉपिक बढ़ते आ रहा है मैं वो उसी टॉपिक का क्वेश्चन बना देता हूं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है और मेरे को लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम है, तो मैं खुद ही से क्वेश्चन बना देता हूं कि आपको क्या हो जाए, आपको टॉपिक समझ में आ जाए। देखिए अब क्या बोल रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स इज डिफाइंड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? क्या वो दो आवेश के बीच में होता है? क्या वो दो द्रव्यमान के बीच में होता है? क्या वो दो चुंबक के बीच में होता है? क्या वो अनेक द्रव्यमान के बीच में होता है? इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए एक है फोर्स ऑफ लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन ने दिया था कि अगर दो आपकी पिंड है, दो पिंड के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। समझ लीजिए आपकी एक ये पिंड है, एक क्या है? एक ये बॉडी है,
जिसका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, m। दूसरी आपकी दूसरी ये है पिंड जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m, है ना। और इन दोनों के बीच में जो दूरी है मैं ले लेता हूं, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, r है। दूरी कैसे नाप रहे हैं, उनके सेंटर से, उनके केंद्र बिंदु से, सेंटर से हम लोग दूरी नाप रहे हैं, सेंटर से, ठीक है। तो न्यूटन क्या बोला था, न्यूटन एक सेंटेंस आपको तो पता है, न्यूटन ने ये बोला था कि किसी भी दो बॉडी है, अगर वो आर, दो बॉडी रखी हुई है और वो उसके बीच में आर की दूरी है, तो उसमें क्या लगेगा, उसमें एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। और कैसे लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स, समझ लीजिए ये जो एफ है, ये ग्रेविटेशन फोर्स कैसी है, एक आकर्षित बल लगेगा। आकर्षित बल का मतलब ये इसको बोलेगा मेरे पास आजा, आकर्षित करेगा, वो ये इसको बोलेगा कि मेरे पास आएगा। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा देखिएगा एक अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्शन फोर्स नहीं है। अब वो क्या करेगा, आकर्षित फोर्स है, वो एक दूसरे को अपने पास आने के लिए बल लगाएगा। तो ये जो है, ये इसके ऊपर क्या बल लगाएगा, समझिए ये है, तो ये बड़ा वाला जो मास है वो छोटे मास के ऊपर क्या बल लगाएगा, समझ लीजिए एफ स्मॉल एम कैपिटल एम। और ये क्या बल लगाएगा, ये भी उतना बल लगाएगा, एफ कैपिटल एम स्मॉल एम। तो ये जो बल है, ये दोनों बल क्या होगा, इक्वल होगा, और क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अगर मैं इसका न्यूटन्स क्या बोलता है, न्यूटन्स बोलता है कि अगर दो मास है, दो पिंड है, दो द्रव्यमान है, और वो आर के डिस्टेंस में है, तो उस पर बल लगेगा। जो बल लगेगा वो समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा उन लोग के द्रव्यमान के गुणनफल के लिए। उन लोग के फोर्स जो लग रहा है, उन लोग के मास के प्रोडक्ट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल रहेगा, समानुपाती रहेगा। और क्या रहेगा, और न्यूटन बोलता है कि इनके के बीच का जो दूरी है, उनके बीच में वो जो फोर्स रहेगा वो रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोला, इन दोनों के बीच में एक क्या, अट्रैक्शन, आकर्षित फोर्स लगेगा। वह फोर्स क्या रहेगा, इन लोग के द्रव्यमान के, इन दोनों के द्रव्यमान के गुणे के समानुपाती होगा, और उन लोग की जो उन लोग के बीच की जो दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं, ये दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं, तो मैं ये ले सकता हूं F इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल m, F प्रोपोर्शनैलिटी साइन इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। ये और ये इक्वेशन को मैं मिला दिया हूं। अगर आप देखिए, अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल G से डोनेट करते हैं, जिससे कैपिटल G से डोनेट करते हैं, जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब ये कैपिटल G क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन अभी आपका पिछले महीने एक लैब टीचर का पोस्ट आया था, उसका एग्जाम हुआ है, उसमें इसी जी का क्या पूछा है, इसी जी का यूनिट पूछा है कि इस जी का यूनिट क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट पूछा है। तो क्या हम लोग अभी तक पढ़े, क्या बोला है न्यूटन कि अगर दो द्रव्यमान है m m, तो उनके बीच में एक आकर्षित फोर्स लगेगा जो उनके गुणनफल के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और जो उनके रेडियस, उनके दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन मिलाते हैं तो क्या होगा, F इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम ये समानुपाती साइन, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या होगा, F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। G की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, इस G की वैल्यू में बहुत सारी चीज छुपा हुआ है। G की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। क्या होता है G की वैल्यू, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ये वैल्यू। ठीक है, मैं इस वैल्यू क्यों लिखा, ये वैल्यू क्यों लिखा, कई बार आपके एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको G की वैल्यू दी नहीं रहती है, आपको G की वैल्यू याद करनी पड़ती है, G की वैल्यू। तो G की वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, आपको G की वैल्यू याद करना पड़ेगी। अब G की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। यही पूछा था आपका, अभी कोई प्रयोगशाला आपका टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन में ये वाला क्वेश्चन आया था कि ये जो G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसका यूनिट, इसकी इकाई क्या होती है।
क्या क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अभी बताऊंगा ये कैसे आई, ठीक है। पहले आप समझिए जी। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि अभी हम लोग एक फॉर्मूला अभी तक जान चुके हैं, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें जी क्या है, जी का वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू, मैं जी का वैल्यू यहीं पर लिख रहा हूं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, है ना, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका जी का वैल्यू, यहाँ पे मैं जी का वैल्यू लिख चुका हूँ, और है ना। तो ये जो वैल्यू है आपकी जी की, ये जो वैल्यू है जी की, आप देखिए ये वैल्यू कितनी स्मॉल है, -11 है। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -11। क्या आ रही है इसकी वैल्यू, -11। देखिए तो -11 कितना छोटा हो सकता है, -11 कितना छोटा हो सकता है, -11 मतलब 10 टू द पावर -11 है। इसका मतलब है अगर आप देखिएगा तो मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, 6.67 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी छोटी वैल्यू है। जब आप कोई भी m और ये लीजिएगा, समझ लीजिए m 10 kg ले लिए, इसको 20 kg, समझ लीजिए इसको 100 ले लीजिए, इसको 500 भी ले लिए, आप 10,000 भी ले लिए, तभी भी -11 है, कितनी छोटी वैल्यू है। इसीलिए जो आपका जो ग्रेविटेशन है, जो गुरुत्वाकर्षण को ये दुनिया की सबसे कमजोर फोर्स, सबसे वीकेस्ट फोर्स कहते हैं। ये नेचर की, जो ये प्रकृति की सबसे वीकेस्ट फोर्स रहती है, क्योंकि जी की वैल्यू देखिए कितनी छोटी है, जी की वैल्यू कितनी छोटी है। तो ये क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू इतनी छोटी है, 10 टू द पावर -11 है। अगर आप इसको 10,000 kg भी लीजिए तभी भी -11 है, -11 से कितनी छोटी वैल्यू है। तो इसीलिए जी की वैल्यू इतनी छोटी है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स, सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। अब देखिए जब न्यूटन ऐसा बोल रहा है, न्यूटन क्या बोल रहा है कि एक बॉडी m है, दूसरी बॉडी m है, समझ लीजिए एक मेरा मास है, एक ये पेन का मास है। जब हम दोनों एक दूसरे को खिंचा रहे हैं, वो हम लोग के बीच में आकर्षण हो रहा है, तो पेन आके मेरे से चिपक क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं चिपक जा रहा है, क्योंकि देखिए कितनी छोटी। अगर आप मेरा आप मास लेंगे, अगर आप मेरा मास लेंगे, मेरा द्रव्यमान लेंगे, तो समझ लीजिए मैं हूं, कितना हूं मैं, 75 kg, ठीक है। ये पेन क्या होगा, 2 ग्राम, है ना। अगर मैं करूंगा तभी भी देखिए ये जब आप कीजिएगा तो कुछ माइनस में ही वैल्यू आएगी, तो कितनी छोटी वैल्यू आएगी। इसीलिए जो फोर्स रहती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है, वो बहुत छोटी रहती है। तो हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं जब ये इतनी छोटी फोर्स है, तो हम लोग ये फोर्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब आप बात कर लेते हैं सन की, जब आप सूर्य की बात करते हैं, जब आप अर्थ की बात करते हैं, तब आपका जो अर्थ का जो है, अर्थ का मास है कुछ इतना है, अर्थ का मास 6 इंटू 10 टू पावर 24। देखिए अब क्या होगा, ये 24 -11 प्लस 24, अब कुछ बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। अब ये आपकी सन की मास और ज्यादा होती है, तब मतलब ये जो है हमारी जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये नॉर्मल हमारे ऊपर नहीं लागू होती, ये बहुत छोटी रहती है। जब बड़ा बड़ा हम लोग आकाश की, प्लेनेट की बात करेंगे, जब बड़े बड़े ग्रह की बात करेंगे, तब ये चीज लागू होती है, तब ये चीज लागू होती है। तो ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ, हेवनली बॉडी, जो आपकी अंतरिक्ष की बॉडी है, उसमें लागू होती है, ठीक है। ये समझ में आया। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज है कि जी का यूनिट आपका अभी एक एग्जाम हुआ है प्रयोगशाला का, उसमें पूछ लिया था। तो देखिए हम लोग एक बार जी का यूनिट समझ लेते हैं। जी का यूनिट क्या होता है, क्या पढ़े हम लोग, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M द्रव्यमान, छोटा द्रव्यमान अपॉन आर स्क्वायर। हम लोग को पता है कि F का यूनिट क्या होता है, F का ऐसा यूनिट होता है, F क्या है, बल है, बल मतलब होता है न्यूटन, ठीक है। जी हमको पता नहीं भैया, ठीक है। M क्या है, मास है, मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट केजी, और दो ठो मास है तो केजी और दूसरा मास केजी, है ना। और R क्या है, डिस्टेंस था, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है, और R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा, N इज इक्वल टू जी इंटू के जी बाय मीटर स्क्वायर। और मैं अगर इसको लिखने की कोशिश करूंगा तो जी क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको अरेंज करने की कोशिश करूंगा तो जी इज इक्वल टू एन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। यही प्रश्न आपके अभी प्रयोगशाला का कोई एग्जाम हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, सितंबर में कोई एग्जाम हुआ था प्रयोगशाला का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था जी की वैल्यू, ठीक है। और वो लोग बोलते बहुत टफ क्वेश्चन आया, ये इतना आसान क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। चलिए देखते हैं, कहाँ पे थे भैया हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ ये क्वेश्चन कर रहे थे
क्या क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो क्या दो द्रव्यमान के बीच में। किसके बीच में? दो द्रव्यमान के बीच में, दो द्रव्यमान, टू मास के बीच में। क्वेश्चन आपका आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ए और बी द्वारा दिए गए दो कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का समानुपाती होता है। दो वस्तुओं की दूरी के वर्ग का समानुपाती होता है। क्या बोल रहा है? पहला तो सही है, अभी अब तुरंत हम लोग देखें कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। मतलब क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये वाला जो आपका सेकंड वाला जो है वो हो जा रहा है गलत। तो इसमें क्या होगा? ए ट्रू है वाइल बी इज फॉल्स। क्या बोल रहा है? केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। इसका आंसर ये होगा। अभी तुरंत हम लोग देख चुके हैं इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। अगर आपको कोई सुझाव देना है कि सर आप ऐसा पढ़ाइए, सर आप वैसा पढ़ाइए, सर मुझे ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा लीजिए, तो मैं वो भी सुझाव आपका एक्सेप्ट करता हूं। आप जरूर कमेंट कीजिए, आप बताइए कि क्या क्या आप बदलाव चाहते हैं, क्या क्या आप चेंजेस चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि दिसंबर या जनवरी में प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम होगा और पोस्ट भी बहुत सारा है, शायद 400 के आसपास पोस्ट आया था प्रयोगशाला परिचारक का। तो अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छा है और मैं क्लास ले सकता हूं, तो जरूर आप क्लास लीजिए। मैं ही आपको साइंस पढ़ाता हूं उस क्लास में, है ना। आपको अगर क्लास लेना है 549 का फीस है ना। ये बैच बहुत पहले से, मैं 28 सितंबर से हम लोग की चल रही है। इसमें साइंस का फिजिक्स, ऑलमोस्ट केमिस्ट्री चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है अभी, बायोलॉजी। ठीक है, पूरा क्या है आपका नए डेटा पर आधारित है ना। कोर्स की अवधि 12 महीने होगी, एक बार आप ले लेंगे तो 12 अवधि की रहेगी। करंट अफेयर्स की क्लासेस हर सैटरडे और संडे को होती है। आप हर सैटरडे और संडे 7 बजे मेरी क्लास आती है, साइंस की आपकी एमसीक्यू क्लास आती है। हर शाम को 7 बजे आपकी एमसीक्यू क्लास आती है। और सैटरडे और संडे को आपको इंडियन करंट अफेयर्स की क्लास आती है और संडे को आपको छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर्स की क्लास आती है। वो भी निःशुल्क रहती है, पूरी निःशुल्क पाठ्यक्रम सामग्री, आपको सारा पीडीएफ दिया जाएगा। पूरा ये जो मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, पूरा एमसीक्यू मेरे पास कुछ 1000 एमसीक्यू का पीडीएफ है, इंग्लिश हिंदी दोनों, बाइलैंग्वेज में है, वो भी आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, आधुनिक क्लास है ना, पूरा डिजिटल बोर्ड में है ना। और कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो 9201180992 पर कॉल कीजिए और ये 2 नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉल कीजिए। अगर आपका मन नहीं, प्रयोगशाला परिचारक बनने का मन नहीं, आपका मन है एसआई बनने का, देखिए तो एसआई की भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। आप आइए और आप देखिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्लासेस मजा नहीं आएगी, तो आप क्या कीजिए, डेमो वीडियो का ऑप्शन है, आप आइए, आप डेमो वीडियो देखिए। उसमें साइंस तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब सब्जेक्ट हमारे एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहे हैं, अमरदीप सर बहुत बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, शुभम सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसमें भी 12 अवधि रहेगी, है ना। करंट अफेयर्स की क्लासेस रहेगी, निःशुल्क पाठ्यक्रम सामग्री, पूरा पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, है ना। ये विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं संचालित होंगी। अगर ये दोनों भी आपको नहीं करना है कि नहीं मैं तो भैया सिर्फ पीजी सीजीपीएससी वाला हूँ, कितना आया 249 पोस्ट आ गया ना सीजीपीएससी में, तो अगर आपको टेस्ट देना है तो आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चे टेस्ट से भागते हैं। टेस्ट दे के आपको अपना लेवल समझ में आता है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। जैसे अगर आपको भी आपको मैं गुरुत्वाकर्षण करा रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण के बहुत सारे टॉपिक है, जैसे एक एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, पलायन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो क्या वो वाला पार्ट आपका वीक है कि आपका ये पहला ही गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट ही वीक है? आप टेस्ट देखिए, आप समझ पाते हैं कि आपका कौन सा पार्ट वीक है और कौन से पार्ट में आपको वर्क करना है। तो हमारा टेस्ट चल रहा है, देखिए 17 को एक टेस्ट था, 24 को एक टेस्ट है, अब 1 तारीख को एक टेस्ट है। अगर आपको करना है भारत का संविधान और राष्ट्र व्यवस्था का टेस्ट है, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सब टेस्ट का आपको पीडीएफ और प्रिंट भी फ्री में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु को बल द्वारा आकर्षित करती है जो कि वर्ग के वक्रानुपाती होता है। क्या बोल रहा है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ किसके वक्रानुपाती, किसके डिस्टेंस के। हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्टेंस, उनकी दूरी के वक्रानुपाती, डिस्टेंस के वक्रानुपाती। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं।
ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो कि अनुपातिक होती है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तुरंत करके हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर, उनके द्रव्यमान के प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर। ये सब तो क्वेश्चन मैं आपको अभी तुरंत करवाया हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2019 में जो पेपर हुआ ना आरआरबी एनटीपीसी, उसका क्वेश्चन है ये वाला। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ। क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? 10 kg है, तो पृथ्वी पर उसकी भार क्या होगी। अब क्या बोल रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 10 kg। 10 kg हमको क्या, हम कैसे निकालते हैं उसकी भार? भार क्या होती है? भार जो होती है, भार होती है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी होती है भार। मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 10, ठीक है। अगर हम लोग जी का क्या दिया है 9.81, 9.8 देंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 98। और भार क्या है? भार एक तरह का क्या है? एक तरह का बल है, तो यूनिट क्या होगी? 98 न्यूटन। कौन सा आंसर है? 98 न्यूटन। ऑप्शन डी दिख रहा है 98 न्यूटन, 98 न्यूटन। चलिए चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं करवाऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है। क्या है कि इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यदि किसी वस्तु का वेट पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर उसका क्या द्रव्यमान होगा? क्या उसका द्रव्यमान होगा? द्रव्यमान पूछ रहा है ना। चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान क्या होगा, आपको ये निकालना है। इसका जो उत्तर है आप कमेंट में कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक हिंट दे देता हूं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो जी है, जो अर्थ की होती है और जो मून की होती है, तो अर्थ की जो जी होती है त्वरण किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। जो मून की होती है वो अर्थ बटे 6 होती है, ये होती है। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कमेंट में देखूंगा, आपको जो जिसका सही होगा उसको हार्ट दे दूंगा मैं कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है भैया? चल जा भाई। यदि किसी गेंद को 25 मीटर प्रति सेकंड से के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान लेना है 10 मीटर पर सेकंड लिया जा सकता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एक क्वेश्चन को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक गेंद है, क्या है? ये जमीन है हमारा, ये हमारा जमीन है। अब बोल रहा है कि किसी गेंद को 25 मीटर प्रति सेकंड, मतलब उसका क्या दिया है? आरंभिक वेग दिया है, गेंद का आरंभिक वेग दिया है। गेंद का आरंभिक वेग, कल हम लोग पढ़े कि आरंभिक वेग को हम लोग किससे नोट करते हैं? यू से। तो यू आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया है, कितना है दिया है? 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। से प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो ये क्या होगा, मतलब यहां से मैं 25 किलोमीटर पर सेकंड से गेंद को फेंक रहा हूं, फिर ये गेंद ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ लीजिए जो आपकी उच्चतम बिंदु है, जो आपकी हाईएस्ट हाइट है, वो ये है, ये है। और यहां पे क्या होगा? अब देखिए, गेंद ऊपर गया गया गया, गया, फिर क्या हुआ? फिर अल्टीमेटली वो नीचे गया, सबसे ऊपर गया फिर वो नीचे गया। तो यहाँ पे 25 होगा, फिर उसको गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचेगी, 24 होगा, 23 होगा, 22 होगा, 20 होगा, एक धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पे जो सबसे उच्चतम बिंदु है वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। खुद देखिए, देखिए इसको मैं ऊपर फेंका, फिर ये नीचे आया, ये एक पॉइंट तक ऊपर आया, फिर क्या हुआ? यहाँ पे इसकी वो क्या होती है, आपकी जो वेग है बड़ी 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 कम हो रही क्योंकि मैं यहाँ से फेंका, वेग कम हुई क्योंकि नीचे क्या गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, कम हुई कम हुई, एक बार 0 हो गई। अब जब 0 हो गई वेग, तो क्या हो गया? ये नीचे आने लगा। तो अगर आप सबसे ऊपर वाला पॉइंट देखेंगे, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पे आपका जो वेग है, यहाँ पे वेग जो होगा, जो फाइनल वेलोसिटी, जो अंतिम वेग है, जो हम लोग, मैं आपको बताया था कल भी, जो फाइनल वेलोसिटी हम लोग क्या v से डोनेट करते हैं। अगर आप मेरी कल की क्लास नहीं देखे हैं तो मैं कमेंट में डाल दूंगा हमारी कल की क्लास, आप जरूर देखें। आप CGPSC नॉलेज की टेलीग्राम चैनल में जाइए, उसमें भी हमारी क्लास की लिंक डलती है। अगर आपको वहाँ भी नहीं जाना है तो आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में CGPSC नॉलेज टेलीग्राम वो यूट्यूब चैनल देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो v यहाँ पे क्या है? v हमारी 0 है, u आपकी 25 है। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? v इज इक्वल टू
v इज इक्वल टू u प्लस gt, ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला मैं जब आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहा था तो आपको पढ़ाया था ये फॉर्मूला। क्या होता है, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। त्वरण किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, और ये टी क्या है, ये समय है ना। और जो कि क्योंकि बॉल जा रही है ऊपर और आपका जो जी लगता है, जी हमेशा कहाँ लगता है, नीचे लगता है। बॉल आपकी ऊपर जा रही है और जी लग रहा है नीचे, तो हम लोग इस जी को यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लेंगे माइनस। क्या लेंगे भैया यहाँ पे जी को, हम लोग जी को, अरे यार जी को ले लेंगे माइनस। रुकिए मैं इसमें कर देता हूं सॉल्व। क्या क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि एक बॉल है, बॉल को आप 25 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंके। बॉल ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब एक समय के बाद क्या होगा, अब बॉल जितना ऊपर उसको जाना चले गया, अब यहां से नीचे जाएगा। तो ये तो आपका यू हो गया, आरंभिक वेग। आरंभिक वेग 25 हो गया। वी क्या है, एक पॉइंट बाद बॉल का जो होगा वेग होगा वो 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये नीचे जाएगा, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। ये यू से ऊपर गया, वी 0 हो गया। अब हमको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और बॉल आपकी जा रही है ऊपर, आपका जो गति हो रही है ऊपर हो रही है, और आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी के कारण आपका जो त्वरण है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण है, जो त्वरण के कारण वो लग रहा है, जी जो हमेशा क्या लगता है, नीचे लगता है। तो हम लोग जी को क्या लेंगे, माइनस। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। यू की वैल्यू क्या दी है, 0। v की वैल्यू, u की वैल्यू क्या है 25, g की वैल्यू क्या है, हम इसको माइनस लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि आपका मोशन हो रहा है ऊपर, आपका जो मोशन हो रहा है वो ऊपर हो रहा है, और जी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है, तो ये माइनस लेंगे जी। और जी की वैल्यू क्या होती है, हमको पता है, हमारे अर्थ में जी की वैल्यू क्या होती है, 9.81। समझ लीजिए इसको 10 ले लिया। अच्छा, क्वेश्चन में बोला कि 10 ले लो भैया, 10 ले, इनटू टी जो हमको निकालना है ना। अब क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25/10 इज इक्वल टू टी होगा। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 2.5 सेकेंड्स आएगा टी का वैल्यू। टी का वैल्यू क्या आएगा, 2.5 सेकेंड्स। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या 2.5 सेकेंड हमारे ऑप्शन में है कि नहीं है। होना तो चाहिए। क्या हुआ भैया, कहाँ गया भैया, हाँ 2.5 सेकेंड्स है हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी वो बोल रहा है 2.5 सेकेंड्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 सेकेंड। समझ में आया ये क्वेश्चन। किसी को भी किसी भी तरह का परेशानी, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे जो ठीक नहीं हालात, मुझसे कहो। द पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट फंक्शन इज कॉल्ड, वह बिंदु जहां किसी वस्तु का पूरा भार कार्य करता है क्या कहलाता है। मतलब क्या कहिएगा कि अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, तो जब आप उसके लिए जी बनाते हैं, जो उसका भार लगता है, तो जो बल लग रहा है, जो नीचे भार लगता है, जो उसका वेट के कारण जो बल लगेगा, जो भार लगेगा, वो किसी पॉइंट से लगता है। तो उसी पॉइंट को बने जहां पे उसका एंटायर वेट हम लोग एज्यूम करते हैं कि लगता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। गुरुत्वाकर्षण का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, है ना, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द यूनिट ऑफ जी इज सेम एज एक्सेलरेशन। यूनिट बोल रहा है जी का, क्या होगा, क्या वह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए जी क्या होता है, जी हमारा क्या होता है, जो जी होता है वह एक तरह क्या होता है, त्वरण ही होता है। त्वरण क्या, एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग को कैसे निकालते हैं हम लोग एक्सेलरेशन का यूनिट, कैसे निकालते हैं हम लोग को ये पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग बटे समय। तो वेग क्या, वेग बटे समय कह सकते हैं, लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को। तो क्या होगा, वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, अपॉन समय का यूनिट सेकेंड। तो कह सकते हैं आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं आप मीटर पर सेकेंड -2। ये आंसर आपका आ गया, पहला
प्रश्न आसान था। ये किस में आया है, ये देखिए, ये ना आरबीजे ग्रुप डी में आया है। ग्रुप डी एग्जाम होता है रेलवे द्वारा ग्रुप डी एग्जाम होता है, ग्रुप डी। तो इसमें किस में आया है, ये ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा कथन भैया आपका गलत है। द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विथ हाइट, जी का मान ऊंचाई के साथ बदलता है। जी द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस एज जी गोज डाउन डीपर इन द अर्थ, पृथ्वी की गहराई तक जाने पर जी का मान बदलता है। तो इसके लिए हम लोग जी का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। अगर आपको जी का फॉर्मूला याद है तो जी का मान आपको इसका आपको आंसर आराम से पता समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको जी का फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आपको इसका आंसर जानने में थोड़ी सी मुश्किल जाएगी। हम लोग जी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। जी का फॉर्मूला देखिए, जो जी होता है, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। त्वरण किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल जी m अपॉन r का स्क्वायर, जिसमें कैपिटल जी क्या है, अगर ये आप अर्थ के लिए निकाल रहे हैं, पृथ्वी के लिए निकाल रहे हैं, तो कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। m क्या है, आप ये मास ऑफ अर्थ है, अर्थ का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ, ये अर्थ का द्रव्यमान है। और ये r क्या है, r समझ लीजिए अगर ये आपका पृथ्वी है और ये आपका छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में जो दूरी लगेगी, जो इसके बीच में जो दूरी है वो दी हुई है r, ठीक है। तो ये क्या है r और ये क्या है मास, समझिए इसका स्मॉल m। तो g किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, g ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो g तो अब ये तो कांस्टेंट रहता है, ये तो नंबर है। g मास ऑफ अर्थ, अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करता है, अर्थ के द्रव्यमान के ऊपर, है ना। रेडियस ऑफ अर्थ ये क्या है, देखिए ये जो कहिएगा आप, ये रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा वैल्यू रहता है और ये जो रहिएगा ये कुछ मीटर में रहेगा। रेडियस ऑफ अर्थ कुछ किलोमीटर में रहता है, तो ये बहुत छोटा वैल्यू रहता है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गणित में इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं, कई लोग बोलते हैं यार इसलिए मेरे को गणित समझ नहीं आता कि हम लोग चीजों को इग्नोर कर दिए। अगर आप क्या कीजिएगा, 64000.1 किलोमीटर लिखिएगा, तो बात अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका एकदम बहुत माइनर चेंजेस आएगा, जो जी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटा वैल्यू रहता है, तो हम लोग ये आर को क्या लिख देते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, जो अर्थ का रेडियस है उसको लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये क्या है, अर्थ का रेडियस, ये जो आर है ये क्या है, अर्थ का रेडियस। तो जी किसके ऊपर डिपेंड किया, मास के ऊपर, रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर। और देखिए जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्या है, वक्रानुपाती है जी क्या है, वक्रानुपाती। अब वक्रानुपाती क्या हो रहा है कि जैसे जैसे देखिए क्या बोल रहा है, जी जो है वह आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल जी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एक और बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एक कैपिटल जी में, कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सार्वभौमिक आपका ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट होता है। और जो स्मॉल जी होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जिसकी अर्थ में वैल्यू होती है 9.81, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक तरह का त्वरण है, ये एक तरह का त्वरण है और ये एक तरह का कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी क्या है, ये एक तरह का त्वरण है, ये पृथ्वी में अलग होगा, चंद्रमा में अलग होगा, हर प्लैनेट में अलग अलग रहेगा, हर ग्रह में अलग अलग रहेगा, क्योंकि हर ग्रह में उसका m अलग होगा। चंद्रमा का m अलग है, चंद्रमा का r अलग है। चंद्रमा में अगर आप वो उसमें जाएंगे मार्स में, तो मार्स में क्या होगा, m अलग होगा, r अलग होगा। तो g जो छोटे वाले g की वैल्यू वो अलग अलग आपके प्लेनेट में, अलग अलग ग्रह में इसकी वैल्यू बदलते रहती है। चंद्रमा में कम रहती है, ठीक है, और अलग प्लेनेट में अलग अलग रहेगी, है ना। उसी तरह से लेकिन ये जो कैपिटल जी है ये क्या है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू चाहे आप चंद्रमा में चल जाइए, चाहे आप सन में जाके बैठ जाइए, चाहे आप सूरज में जाके बैठ जाइए, इसकी जो वैल्यू है ये कभी नहीं बदलेगी, तभी इसका नाम यूनिवर्सल है। पूरे यूनिवर्स में क्या रहेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं कि जो स्मॉल जी है
जो स्मॉल जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वक्रानुपाती है आर के। मतलब अगर आर बढ़ाएंगे, समझ लीजिए, मतलब ये जो बोल रहा है कि अगर आप, यहीं पास थोड़ा सा समझाता हूं मैं, देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये आर है, ठीक है। मतलब जी क्या बोल रहा है, वक्रानुपाती है। अगर आप आर बढ़ाइएगा, मतलब अगर आप ऊपर जाइएगा आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा। अगर आप आर बढ़ाइएगा तो जी क्या होगा, कम होगा। मतलब आर बढ़ाइएगा तो जी क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर आप आर को कम कीजिएगा, आर को कम कीजिएगा तो जी क्या होगा, जी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वक्रानुपाती है। समझ में आ रहा है आपको। तो जी आर के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं, ये क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं, तो जी किस किस पर डिपेंड करता है, जी का मान ऊंचाई के साथ बदलता है। हाँ भाई सही था, जैसे हम लोग आर बढ़ा रहे हैं जी का मान बदल रहा है, ये सही है हमारा, है ना। दूसरा प्रश्न, दूसरा चीज देखते हैं, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर। देखिए जो वस्तु था, वो जो वस्तु में जी का तो फॉर्मूला ये हो रहा था ना, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी का जो फॉर्मूला है, वो जो वस्तु है, जो स्मॉल एम का वस्तु था, उसके ऊपर तो निर्भर नहीं कर रहा जी का फॉर्मूला, तो यही गलत हो जाएगा, इस पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हाँ जी, एम दिया हुआ है। जी का मान गहराई जाने पर जी का मान बदलता है। हाँ जी, चाहे आप ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, गहराई पर क्या मान बदलता है। ये सही है आपका, ये सही है। मेन ऑप्शन बी आपका क्या हुआ, गलत है, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, देखिए हम लोग क्या बोले, जी इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल जी स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर, ये पढ़े होंगे आप, है ना। तो मतलब जहां जहां आर कम होगा, अब देखिए हमारा जो पृथ्वी है वो कैसा बना हुआ है, हमारा जो पृथ्वी है वो कैसा है, वो गोल है। तो आर सबसे ज्यादा क्या होगा, कहां पे होगा, यहां पे होगा, भूमध्य रेखा में आर सबसे ज्यादा होगा। यहां पे आर कुछ कम होगा, यहां पे आर और कुछ कम हो जाएगा, यहां पे आर और कुछ कम हो जाएगा, यहां पे आर बहुत कम हो जाएगा यहां पे। तो जी क्या होता है, जैसे जैसे आप आर को बढ़ाइएगा जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और आर को कम कीजिएगा, आर को कम कीजिएगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो आर सबसे कम कहाँ होगा, पोल में होगा, ध्रुव में होगा, आर ध्रुव में सबसे कम होगा। तो गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक कहाँ होगा, पोल्स में होगा, याद रखिएगा। सबसे अधिक क्या होगा, पोल्स में। इक्वेटर में सबसे कम होगा। सेंटर ऑफ अर्थ में जीरो हो जाएगा जी का वैल्यू, इसमें सेंटर ऑफ अर्थ में क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू, क्योंकि यही जीरो हो जाएगा, ये चीज जीरो हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ अर्थ में जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, ये तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये तीनों समझ में आ गया आप लोगों को। हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर है वो थोड़ा सा कठिन लगता है बाकी से सब चैप्टर से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर्स में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी जा आता है गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, मतलब बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रेविटी टू प्रिवेंट द प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर फ्रॉम बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देम। ग्रहों के वायुमंडल को उससे अलग होने की से रोकना, ये तो है, ये है गुरुत्वाकर्षण का, वायुमंडल के गुरुत्वाकर्षण के कारण है। यह ब्लैक होल के घूमने से मदद करता है, ये तो नहीं, यही होगा आंसर इसका, ये नहीं है। तारों के आसपास जोड़े रखता है, ये भी है। चंद्रमा को अपनी कक्षा नहीं, कक्ष में रखता है ना। तो मून, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये और ये, मतलब आपका जो ये ब्लैक होल को घूमने में मदद करता है, नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं करता ऐसा कुछ कार्य। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी किस में आया आपका, आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन है। चलिए, फ्री फॉल पॉसिबल ओनली इन, फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल जब हम इसको ऐसे गिराते हैं,
बिना कोई बल के लगाए, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसमें कोई भी और कोई बल नहीं लग रहा है, बस ये क्या है, ये पेन ऐसे नीचे गिर रहा है, इसमें कोई और बल नहीं लग रहा है। देखिए अगर मैं अभी गिरा रहा हूं तो आसपास हवा है, तो हवा अभी भी थोड़ा सा ऊपर बल लगा रही है, हवा ऊपर बल लगा रही है, लेकिन समझ लीजिए कि यहाँ पे हवा भी नहीं होती और फिर ये नीचे गिरते रहता है, तो इस पे जब कुछ भी चीज नीचे गिर रहा है और उसमें कोई भी बल नहीं लग रहा है और कोई बल, तो वो होता है फ्री फॉल, है ना। तो क्या हो रहा है, मुक्त पतन में केवल कहाँ संभव है, देखिए अगर आप वायुमंडल में डालेंगे तो वायुमंडल में हवा है, कुछ भी चीज गिरेगा तो हवा उसको ऊपर करेगा। अगर आपको ये चीज समझने की कोशिश करना है तो आप अगर आप कभी गाड़ी में बैठे तो अपना हाथ ऐसे कीजिए, तो हवा टकराता है और आपके हाथ को पीछे करने की कोशिश करता है। उसी तरह जब कुछ ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या होता है, उससे हवा टकराता है और हवा उसको ऊपर फेंकने की कोशिश करता है। ये क्या है, गुरुत्व, आपका फ्रिक्शन है, ठीक है, घर्षण है। समुद्र में अगर आप किसी चीज को गिराएंगे तो समुद्र का ये है, पानी है, अब पानी उसको ऊपर फेंकने की कोशिश करेगा, उसमें बायंसी फोर्स लगेगा, ठीक है। हवा में भी, वायुमंडल में हवा, निर्वात यहाँ पे होगा, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी चीज जब ये नीचे गिरेगा तो इसमें कोई भी ऊपरी बल कहीं कहीं से बल नहीं लगेगा, तो निर्वात में आपका फ्री फॉल पॉसिबल है, ओनली निर्वात, ओनली वैक्यूम में आपका फ्री फॉल इज पॉसिबल। इफ वैक्यूम इज नॉट देयर, फ्री फॉल विल नॉट बी देयर। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो गया भैया, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। व्हाट डज द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन। वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर में, ठीक है, वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के परिवर्तन का विभेदन पर, वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के परिवर्तन के का विभेदन, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सेम हो गया क्या, वस्तु के क्षैतिज अवस्था पर निर्भर करता है। देखिए किस पर निर्भर करता है, व्हाट डज द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स एट द डिफरेंस ऑफ वर्टिकल हाइट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका आंसर यही होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आप पढ़ेंगे तो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में विद डिफरेंस ऑफ वर्टिकल हाइट, ये होता है क्या, वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर में, इसका उत्तर यही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होती है, पिंड के रूप, आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन फॉर्म, शेप एंड मास ऑफ द बॉडी। ये तो सही है भाई, अभी हम लोग पढ़े हैं। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल, गुरुत्वाकर्षण ध्रुव पर अधिकतम होता है, ये भी पढ़े हम लोग, सही है, अभी तुरंत पढ़े हम लोग। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण न्यूनतम होता है, अभी तुरंत पढ़े, ये भी सही है हमारा। इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन द वर्चुअल वेट ऑफ द बॉडी इज लेस देन एक्चुअल वेट। यदि लिफ्ट में त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रहा है तो किसी पिंड की आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम, ये गलत है भैया, ये चीज गलत है, ऐसा कभी नहीं होता है। जो चौथा चीज है आपका, चौथा वाला आंसर आपका गलत है, ठीक है, चौथा वाला आंसर आपका गलत है। आप सिर्फ वीडियो को देखिए नहीं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से पूछिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप अगर आंसर नहीं समझ पा रहे हैं फिर देखिए कि आपने आंसर मैच कीजिए कि क्या आप सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्यों, क्योंकि आजकल कथन कहन पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। कथन कहन पर क्या पूछ रहा है भैया, ये क्वेश्चन है ना, ये ना आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में एक जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है, उसमें ना 40 नंबर का साइंस आता है, बोलता है कि आपका फिजिक्स आएगा 40 नंबर का, तो उसका ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिए गए कथनों में अभिकथन और कारण को ध्यान दें और पढ़ें और उसके संबंध में उपयुक्त विकल्प चुनें। क्या बोल रहा भैया, ट्री ग्रोज अगेंस्ट द ग्रेविटी, पेड़ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ते हैं। हाँ, गुरुत्वाकर्षण नीचे आता है और पेड़ ऊपर बढ़ते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही हो तुम, एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, नेचर डिफाइड्स गुरुत्वाकर्षण लॉ, प्रकृति के में गुरुत्वाकर्षण के नियम को क्या होता है, परिभाषित नहीं होगा, डिफाइज लिखा है, विरोध करता है, विरोध। ये डिफाइज का मतलब डिफाइन नहीं होगा, ये डिफाइंस लिखा है, क्या डिफाई होगा, DEFIES, डिफाइज का मतलब ये होता है, मतलब उसके विरोध जाना। नेचर ना गुरुत्वाकर्षण के नियम को फॉलो नहीं करता है, लेकिन नेचर क्या, ये गलत है, नेचर गुरुत्वाकर्षण के नियम को फॉलो करता है। ये टाइपिंग मिस्टेक आ गया है आपका, तो इसका सेकेंड ऑप्शन आपका गलत रहेगा। तो इसका सिर्फ एक ही सही है, ए सत्य लेकिन आर असत्य, ए सत्य लेकिन आर असत्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
21 में क्या पूछ रहा है, बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि यदि पृथ्वी का त्रिज्या को आधा कर दिया जाए और उसके द्रव्यमान वही रहे तो इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण, इसी सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, मतलब क्या होगा कि बोल रहा है कि जो पृथ्वी का त्रिज्या है, जो पृथ्वी का आपका रेडियस है, उसको क्या कर दे रहा है, हाफ कर दे रहा है। तो ये तो हम लोग फॉर्मूला है भैया, क्या फॉर्मूला है, हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं, क्या है फॉर्मूला बताइए, इसमें बता देता हूँ। क्या बोल रहा है, पृथ्वी के रेडियस को हाफ कर रहा है ना, त्रिज्या को, देखिए क्या फॉर्मूला है, देखते हैं इसको। G इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, जिसमें r क्या है, रेडियस है। आप क्या बोल रहा है, इस रेडियस को क्या कर दे रहा है, जो आपका नया रेडियस है उसको बोल रहा है r1 इज इक्वल टू r बाय 2, r/2 कर दे रहा है। तो इसको अगर हम लोग नया में पुट करेंगे, g1 इज इक्वल टू gm अपॉन r1 और g1 इज इक्वल टू gm अपॉन r1 इज इक्वल टू r/2, r/2 कर दिया। तो क्या करिएगा आप, g1 इज इक्वल टू gm, ए होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर होता है, तो r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4, दिख रहा है ना, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए फिर क्या किया मैं, g1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई g, अरे बड़ा g होगा भैया, gm अपॉन आर स्क्वायर, और g अपन m अपॉन आर स्क्वायर क्या था हमारा पुराना g, तो हमारा क्या होगा, नया g क्या होगा, नया g 4 टाइम्स पुराना g हो जाएगा। तो नया g जो बन रहा है हमारा, जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन रहा है, वह 4 टाइम्स पुराना g हो जाएगा। इससे यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे उस पर दिया हुआ है कि ये देखते हैं क्या बोल रहा है, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, 4 के कारक से बढ़ेगा। हाँ, इसका उत्तर यही होगा कि क्या होगा भाई, 4 के कारक से क्या हो जाएगा, 4 के कारक से बढ़ जाएगा। तो इसका उत्तर है इंक्रीज बाय फैक्टर 4। ठीक है, आई गेस सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, देखते हैं। हाँ, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। हम जितना भी गुरुत्वाकर्षण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आपके ख़त्म कर चुका हूँ। अगर आपको कुछ और पढ़ना है या कुछ और जानना है, कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, साउंड का पढ़ेंगे, हम लोग ध्वनि का क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं और ध्वनि पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्लास में तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, और वो जो क्वेश्चन मैं छोड़ के गया हूँ उसका आंसर आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप पढ़ते रहिए, CGPSC का नोटिफिकेशन भी आ गया है, इस पर बहुत ज़्यादा पोस्ट है, जी जान लगा दीजिए, आपको कैसे भी इस साल निकालना है और ये बेरोजगारी के सर्कल से दूर भागना है। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।